सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पीजीसीआईएल। पीजीसीआईएल मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 का आयोजन ये अमेरिका में किया गया, जहां पे भारतीय कंपनी पीजीसीआईएल को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो पीजीसीआईएल है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये हमारी 11वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी। वैसे अभी टोटल महारत्न कंपनियां 12 हैं। चलो बताओ 12वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी है? अच्छा, इसे ये अवार्ड क्यों मिला? तो सीएसआर के लिए, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। इसका मतलब क्या है? कोई भी जो कंपनी है, जो उसका प्रॉफिट होता है, तो उसका कुछ हिस्सा समाज में अच्छे कामों के लिए, भलाई के कामों में खर्च करती है, तो उसे ही कहते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसने ऐसा कौन सा काम किया? तो इसने उड़ीसा के कालाहांडी में वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए काम किया था और उसी के लिए इसको ये सम्मान मिला। सिंपल सा वन लाइन में बताएं तो क्या याद रखना है? पीजीसीएल का नाम याद रखना है। इसे मिला है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। कहां पे? अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने सोलर डेकाथलॉन में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो अभी अमेरिका में सोलर डेकाथलॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में करना क्या होता है? जैसे कि नाम से क्लियर है, इसमें छात्रों को अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा संचालित अत्यधिक कुशल भवनों का निर्माण करना होता है, उसका डिजाइन तैयार करना होता है। तो इसमें आईआईटी बॉम्बे की एक टीम है शून्य, उन्होंने शून्य ऊर्जा भवनों, जीरो एनर्जी हाउसेस का डिजाइन तैयार किया। तो इस तरह के डिजाइन से मुंबई जैसे गर्म और उमस भरे शहर में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। और इसी के लिए आईआईटी बॉम्बे के शून्य टीम ने दूसरा स्थान इसमें प्राप्त किया। और आपको बता दूं, भारत से शून्य दल, ये जो शून्य टीम है, ये एकमात्र भारतीय टीम है जिसने इसमें पार्टिसिपेट लिया हो। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा आईआईटी अफ्रीकी देश है तंजानिया, वहां पे अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। जबकि अबू धाबी में किस आईआईटी ने अपना परिसर स्थापित किया? तो आईआईटी दिल्ली। और मलेशिया में किसने किया? तो आईआईटी खड़गपुर ने। बाकी आईआईटी मद्रास से ही याद आएगा, अभी दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस इसने डेवलप किया था। और आईआईटी मद्रास ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस, इसको भी डेवलप किया था। अभी एक महोत्सव है सारंग महोत्सव, इसका आयोजन भी किया गया आईआईटी मद्रास में ही। और शिक्षा का ऑस्कर ये कहा जाता है वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड को, और ये मिला था अभी आईआईटी मद्रास को ही। तो ये पॉइंट्स पे आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो आंसर होगा 131वें। तो अमेरिकी शोध संस्थान द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी 29वीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है। तो ये जो इंडेक्स है, ये विश्व के विभिन्न देशों में दी गई आर्थिक स्वतंत्रताओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। जैसे कि किस देश के नागरिक के पास इकोनॉमिक फ्रीडम है, वो व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं है, कितना स्वतंत्र है तो, और वो अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को देख करके, इन चीज़ों के आधार पे, इन चीज़ों के बेसिस पे इस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। तो वन लाइन में याद रखेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 131वें स्थान पर है। कितने देशों में से? 176 देशों में से रैंकिंग दी गई है। ये इसका 29 नंबर का एडिशन है। और इसमें टॉप पे कौन सा कंट्री है? टॉप पे सिंगापुर है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड है, और तीसरे पे है आयरलैंड, और सबसे लास्ट 176 नंबर पे है नॉर्थ कोरिया। अच्छा, इसी तरह से कुछ और रैंकिंग एंड इंडेक्सेस को आपको रिवाइज कराऊं तो अभी सिप्पर की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया कि 2022 में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च ये अमेरिका ने किया, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रशिया है, और चौथे पे भारत है। दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची आई, जिसमें टॉप पे न्यूयॉर्क है। और भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया वित्त वर्ष 2022-23 में, तो सबसे ज्यादा अमेरिका को किया, और दूसरे नंबर पे यूनाइटेड अरब अमीरात। और भारत में किस जिले ने सबसे ज्यादा निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया? तो आंसर होगा जामनगर ने।
चलो बताओ, देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची आई थी, उसमें टॉप पर कौन है? बंगलुरु है। और हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 आया, इसमें भारत तीसरे स्थान पे है। टॉप पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है। अभी जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों यानी कि वाटर बॉडीज की पहली गणना की है। तो बताओ देश में कितने जल निकाय हैं, जल स्रोत हैं, या बोल दे उन्हें वाटर बॉडीज। तो नंबर में याद रखना 24,24,540। और इनमें भी अगर बात करें सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज या जल स्रोत कहां पर है, जल निकाय कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। सबसे कम कहां पर है, तो सिक्किम में है। और सबसे ज्यादा जल स्रोतों में वाटर बॉडीज में क्या है, मतलब क्या हो गया इनका मतलब, जैसे तालाब है, टैंक है, झील है, क्या है? तो सबसे ज्यादा तालाब है। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 38 नंबर पे था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इनको आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, दुनिया की पहली लिक्विड नैनो डीएपी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा इफ्को के द्वारा। इफ्को की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुनिया की पहली लिक्विड डीएपी को लॉन्च किया है और इसे तैयार किया है इफ्को ने। डीएपी क्या है? ये एक खास तरह का खाद होती है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। बाकी अगर नैनो डीएपी की बात करें तो ये इस तरह की दूसरी खाद है। नैनो यूरिया इस सीरीज की पहली खाद थी, उसको भी इफ्को ने ही तैयार किया था, जिसे फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। तो ये आप ध्यान रखना कि दुनिया की पहली लिक्विड नैनो डीएपी का विकास किसने किया, किसने डेवलप किया? तो इफ्को ने। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी है। स्थापना होती है 1967 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आप जानते हो देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित हुआ? उत्तराखंड में। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की पहली लिक्विड हाइड्रोजन संचालित नौका जिसका नाम है MF हाइड्रा, इसको किसने लॉन्च किया था? नॉर्वे ने। नॉर्वे की एक कंपनी है नॉरलेड, उसने। ये जो नौका है, ये जो यान है, ये जो जहाज है, ये लिक्विड हाइड्रोजन और बैटरी से चलता है। अच्छा यूं बताओ, दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कहां पे स्थापित किया गया? गुजरात में। और अभी 5वां स्थापित किया गया था झारखंड में, झारखंड के देवगढ़ में। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए? श्रीकांत एम भंडीवाड़। तो श्रीकांत एम भंडीवाड़ इनका नाम है। अब ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? पी गोपी कृष्णा का। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करें, स्थापना होती है सन 2005 में। मुख्यालय है धारवाड़, कर्नाटक में। आप जानते हो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बने संजय अग्रवाल। एक्सिस सिक्योरिटीज के MD CEO बने थे प्रणव हरिदासन। और यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अश्विनी कुमार, इनका नाम है। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा RVNL। तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय रेलवे कंपनी RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनिरत्न श्रेणी से नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। RVNL ये रेल मंत्रालय के तहत एक मिड कैप कंपनी है जिसका वार्षिक राजस्व 2021-22 के लिए 19,381 करोड़ रुपए है और नेट प्रॉफिट है 1,087 करोड़ रुपए। RVNL की थोड़ी बात करें, स्थापना होती है इसकी 2003 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और CMD है प्रदीप गौड़। तो याद रखना, अब आपकी 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई है RVNL। और टोटल महारत्न कंपनियां 12 हैं। 12वीं नंबर की कौन सी बनी थी? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की नवीनतम अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी बनी, तो आप 6वें नंबर की बनी है। टोटल 6 पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब। और रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदल के गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया, जो आपको मिलेगा वडोदरा में। और अभी इसके पहले चांसलर कौन बने थे? हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो बने थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया? तो आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल ने। तो अभी भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल के तट पर 25 और 26 अप्रैल को सागर कवच नाम से संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। वैसे इसमें और भी कई टीमों ने हिस्सा लिया, जैसे कि भारतीय नौसेना ने, BSF ने, CISF ने और भी कई एजेंसियों ने।
तो याद रखना, क्या याद रखना, सागर कवच एक्सरसाइज आयोजन किया इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने। कहां पे किया? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, कवच से 2 पॉइंट में आपको और रिवाइज कराता हूं। अभी अंडमान निकोबार कमान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया था। अंडमान निकोबार कमान भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई है ये, और भारतीय रेलवे ने कवच प्रणाली को लॉन्च किया था, जिसका काम क्या है, एक ही पटरी पे अगर आमने सामने 2 ट्रेनें आ जाएगी तो उनको टकराने से रोकेगा वो। तो ये 3 तरह के कवच, इन तीनों को मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, भारतीय तटरक्षक बल की बात करें, स्थापना होती है 1978 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया है। और जब भी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आता है, मैं आपको हर बार 2023 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई है उसका आपको रिवीजन करवाता हूं। आज मैं आपको रिवीजन नहीं कराता हूं, लेकिन आपका टेस्ट लेता हूं। कुछ 2-4 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप बताने की कोशिश करना। पहला प्रश्न सुनो, डस्टलिक एक्सरसाइज ये भारत और किस देश के बीच में हुआ, ये बताओ। और अभी भारत और मिस्र यानी कि इजिप्ट, इनके बीच में पहला सैन्य अभ्यास हुआ था, राजस्थान में हुआ था ये, राजस्थान के जैसलमेर में, उसका नाम आपको बताना है। और ये बताओ, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन ये किसने किया था? ये 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, उत्तर दो, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा शशि शेखर वेम्पाती ने। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने अभी नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन मन की बात @100 के दौरान इस बुक को लॉन्च किया है, जिसे लिखा है शशि शेखर वेम्पाती ने। इस बुक में बताया गया कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का देश पर और युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। अभी आपको बता दूं कि ये जो रेडियो कार्यक्रम है मन की बात, इसके 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, और अभी इसी मौके पर प्रधानमंत्री जी ने 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया था। कुछ और बुक्स की बात करें तो अमिताभ घोष, अभी इन्होंने स्मोक एंड एशेज नाम की बुक लिखी। वाणी त्रिपाठी, वाई कांट एलिफेंट बी रेड नाम से बुक लिखी। और सज्जन सिंह यादव, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल किस महासागर में खोजा गया? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर। तो अभी हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल ये मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित चेतुमत खाड़ी में खोजा गया, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 900 फीट है, और इस ब्लू होल को तामजा या गहरे पानी के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम सबसे गहरे ब्लू होल की बात करें तो वो साउथ चाइना सी में है, जिसका नाम है ड्रैगन हॉल, जिसे 2016 में खोजा गया था। इसकी गहराई लगभग 980 फुट है। क्या होता है ये ब्लू होल? ये एक बड़ी समुद्री गुफा या सिंक होल है जो सतह की तरफ से खुला हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं धरती की सबसे गहरी जगह कौन सी है, तो आंसर करना मैरियाना ट्रेंच। कहां पर है? प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर ये किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। बर्मुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और एस आकार का महासागर, ये प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में कि एस आकृति या एस आकार का महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। चलो ये बताओ, हॉर्मुज जल संधि ये किन किन को जोड़ती है? ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में मसाला ब्रांड KBM स्पाइसेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा परिणीति चोपड़ा। तो अभी भारतीय मसाला ब्रांड है KBM स्पाइसेस, इसने बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको याद होगा अभी स्टार स्पोर्ट्स ने एक तो रणवीर सिंह को और ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी अभी एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर बनी थी सलीमा टेटे। अभी बिहार खाद्य हस्तशिल्प और हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी मैथिली ठाकुर। अभी विराट कोहली की बात करें, HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने, उससे पहले ये लक्सर पेन के बने थे। अभी जियो सिनेमा ने सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया सचिन तेंदुलकर को, जबकि यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत यानी कि एम्बेसडर बनाया आयुष्मान खुराना को। और महेंद्र सिंह धोनी ये अभी वायाकॉम 18 के, उससे पहले नावी फाइनेंस और गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सौरव गांगुली ये बंधन बैंक के बने
और उससे पहले ड्रीम सेट गो के बने थे। रवि शास्त्री ये फैन कॉड के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया? 26 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा स्मोक एंड एशेज नाम की बुक को किसने लिखा? अमिताभ घोष ने। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे मिला? रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न पूछा किस राज्य के मानामदुर्राई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला? तो तमिलनाडु। अगला प्रश्न पूछा साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष बने? पंकज सिंह बने। अगला प्रश्न पूछा भारत और किस देश के बीच अजय वॉरियर अभ्यास का आयोजन हुआ? तो भारत और यूके के बीच हुआ। अगला प्रश्न पूछा कौर सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे? वे बॉक्सर थे। अगला प्रश्न पूछा कि 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से किसने 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया? तो दलाई लामा ने। अगला प्रश्न पूछा अभी हाल ही में रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव्स नाम की बुक को किसने लिखा? आशीष कुंद्रा ने। और अगला प्रश्न पूछा कि फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 खिताब किसने जीता? उड़ीसा फुटबॉल क्लब ने। और गाइज लास्ट में एक बार याद दिला दूं, सेशन अगर अच्छा लगा, लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, इसके लिए इसका टेस्ट तैयार कर दिया जाता है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे जाके आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी स्टूडेंट्स ये रैंकिंग देंगे उनके साथ आपको वहाँ पे रैंकिंग शो होगी कि क्या रैंक मिलती है, आपको देख सकते हो। बाकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से सेट करके रखना। अब हम होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा गया था कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो आंसर होगा शिलोंग में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। आपने बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।